हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत के 50 लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है उसे आप लोग 100% याद रखिएगा। अगर हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और आप लोग एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो ये सभी प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग एकदम 100% सभी बच्चों को याद होना चाहिए। क्लास आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद यहां पे बेल आइकन आ जाता है, बेल आइकन को आपको दबाना है, फिर नोटिफिकेशन आएगा, इसमें आपको ऑल पे दबा लेना है, फिर आपका नोटिफिकेशन ऐसे हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम यहां पे लाइव क्लास करवाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास का लिंक यहीं पे भेजा जाता है। ये हमारा नंबर है, इस पे आपको हाई लिखना है या लिख देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से मैसेज आएगा। लड़के हैं तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर लड़की हैं तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आपको 50 बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। लड़ने वाला इसीलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बार बार आता है, हर साल आता है। इसमें से आप लोग देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा ही। तो आप लोग एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले समझ लीजिए किसने किया। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया, तो आपको डेट याद रखना है 1875 में। डेट आपको याद रखना है 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना बाबू कहां पे हुआ, किस शहर में हुआ, तो मुंबई में हुआ। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। तो यहां पे 3 गो क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ, तो बाबू आपको याद रखना है मुंबई नगर में। तो ये प्रश्न आपको एकदम 100%, ये इसमें 3 प्रश्न बताए, तीनों आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज की गाड़ी किससे चलती है। यानी जो समाज की गाड़ी है बाबू ये किससे चलती है, तो स्त्री और पुरुषों के सहयोग से चलता है, आपको याद रखना है। यानी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सो जाएगा कि समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो जो समाज की गाड़ी है ये पुरुषों और नारियों के सहयोग से चलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, यानी किसे हम अपने वश में नहीं कर सकते हैं, तो आपको नाम याद रखना है आत्मा। जो आत्मा है ना इसे हम लोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आत्मा कहां पे रहता है, तो आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा कहां पे रहता है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन सा है, यानी छोटा से भी छोटा कौन है, अणु से भी छोटा कौन है, महान से भी महान कौन है, तो आपको याद रखना है आत्मा। ये सभी क्वेश्चन का आंसर होगा आत्मा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है और ये बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछता है। तो ये सब आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, श्याम वर्ण कौन थी, यानी श्याम वर्ण का मतलब हुआ सांवली कलर की। वर्ण का मतलब होता है रंग, श्याम का मतलब होता है सांवला, ठीक है ना। तो सांवली कलर की कौन थी आपको बताना है। तो सांवली कलर की कौन थी बाबू, तो आपको याद रखना है विजयांका। विजयांका बहुत ही विद्वान थी और ये सांवली कलर की थी और इनको बोले थे दांडी सर्व शुक्ला सरस्वती, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन सा है, अणु से भी छोटा कौन सा है, बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो इसका सबका राइट आंसर होगा आत्मा। ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ये सब आपको याद होना चाहिए। महान से भी महान कौन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, बड़ा से भी बड़ा कौन है, अणु से भी छोटा कौन है, तो आपको याद रखना है आत्मा। और आत्मा कहां पर रहता है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यूनान के राजदूत कौन थे। बोर्ड एग्जाम में आता है भाई बताइए कि यूनान के राजदूत कौन थे। तो यूनान के राजदूत बाबू कौन थे, तो यूनान के राजदूत थे मेगास्थनी, जिसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ये मेगास्थनीज थे ये किसके समय में भारत आए थे? तो ये किसके समय में बाबू भारत आए थे? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बाबू ये भारत आए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पे है? गुरु गोविंद सिंह कौन है बाबू? तो सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है ना, 10वें और अंतिम गुरु हैं, आपको याद रखना है, सबसे लास्ट वाले गुरु हैं, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। और इनका जन्म स्थान कहां पे, इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम है बाबू पटना, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है उसको किस नाम से जानते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है इसे गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जल्दी से आप लोग कमेंट करके लिखिए कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गुरुद्वारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? अब यहां पे आपको बताना है कि ये जो संपूर्ण संसार है, यानी जो ये पूरा संसार है, ये किसके द्वारा अनुशासित है, इसको चलाने वाले कौन है? तो इस संपूर्ण संसार को बाबू चलाने वाले कौन है? तो परमात्मा है, आपको याद रखना है। और ये पूरे संसार को बनाने वाले भी कौन है? तो परमात्मा है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि परिभूत पुरंदरम स्थान की संज्ञा किसे दिया गया है? पुरंदर किसे बोला जाता है? तो भगवान इंद्र को बोला जाता है। यानी परिभूत पुरंदरम स्थान का मतलब हुआ इंद्रलोक। इंद्रलोक बाबू किसे कहते हैं? दो क्वेश्चन इसमें पूछ देगा। एक तो पूछेगा परिभूत पुरंदरम स्थान किसे कहा जाता है, दूसरा आपसे पूछ देगा इंद्रलोक किसे कहा जाता है। तो इंद्रलोक किसे कहा जाता है बाबू? पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा जाता है। परिभूत पुरंदरम स्थान यानी वही इंद्रलोक किसे कहा गया है? तो पटना को कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा देते हैं? तो यज्ञवल्क्य जो थे वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा दिए थे? तो आपको याद रखना है आत्म तत्व का शिक्षा दिए थे। किसका शिक्षा दिए थे? आत्म तत्व के शिक्षा दिए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? यानी जो पंडित क्षमा राव हैं वो लिखती हैं सत्याग्रह गीता, किसके दर्शन से प्रभावित होकर ये लिखती हैं, किनके दर्शन पाकर ये लिखती हैं? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस टाइम सत्याग्रह पे निकले थे और ये पंडित क्षमा राव जो जी हैं वो महात्मा गांधी को देखती हैं और ये लिखती हैं सत्याग्रह गीता। आपको नाम पढ़ के लग रहा होगा किसी पुरुष का नाम है, नहीं, ये कावित्री हैं, आपको याद रखना है, ये लेडीज हैं, ठीक है। तो पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के दर्शन द्वारा प्रभावित है सत्याग्रह गीता, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में भाई देवता जो है वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो आपको याद रखना है अपने देश भारत। अपने देश भारत में जो देवता है ना वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही बाबू मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है, यहीं पे सभी लोगों को मोक्ष मिलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए जो देवता हैं ये भी बार बार भारत भूमि पे जन्म लेना चाहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में जो शिष्य का मतलब होता है स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, तो प्राचीन काल में बाबू शिष्य यानी विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा ब्रह्मचारी। बहुत ही ज्यादा बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है, इसे आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल यानी पुराने समय में शिष्य को ब्रह्मचारी बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों की गति कौन है? गति का मतलब होता है बाबू रक्षक, ठीक है ना। तो बच्चों का गति कौन है यानी बच्चों का रक्षक कौन है? तो आपको याद रखना है बच्चों की जो गति है यानी रक्षक है वो माताएं होती हैं, आपको याद रखना है। माताएं यानी मां होती हैं बच्चों के रक्षक, इसे आपको याद रखना है। और स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि संस्कार कितने होते हैं, ठीक है ना। संस्कार कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है संस्कार 16 होते हैं, और इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए।
बोर्ड एग्जाम में आता है। संस्कार कुल कितने होते हैं? तो संस्कार कुल यानी टोटल संस्कार 16 होते हैं और इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो आपको याद रखना है इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार, फिर शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार और मरने के बाद लास्ट में होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये सब आपको याद रखना है। सबसे पहले संस्कार कितने होते हैं? टोटल 16 संस्कार। और इन 16 संस्कार को 16 संस्कार कितने प्रकार के होते हैं या इन 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये 5 भागों में बांटा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरक के कितने द्वार होते हैं आपको बताना है कि आदमी कितना काम करेगा तो सीधे नरक में जाएगा। नरक जाने के लिए कितने द्वार हैं? तो आपको याद रखना है नरक जाने के लिए 3 द्वार हैं। ठीक है ना, नरक जाने के लिए बाबू 3 द्वार हैं, आपको याद रखना है। पहला काम, ठीक है, दूसरा क्रोध और तीसरा होता है बाबू आपको याद रखना है लोभ। लोभ का मतलब होता है लालच। अगर कोई लालच करेगा तो सीधे नरक में जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दूसरा क्रोध, अगर कोई ज्यादा गुस्सा करता है, खीस में मतलब ज्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है तो वो भी नरक में जाएगा। तीसरा ये काम यानी वर्क नहीं, ये काम होता है सेक्स। ठीक है ना, यानी गलत काम करना। ठीक है, तो वो क्या है बाबू, आपको ये तीनों नरक में लेके जाता है। काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीनों है ना, ये मनुष्य को नरक में लेके जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। याद रखिएगा बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किसकी जीत नहीं होती है, आपको बताना है। तो किसकी जीत नहीं होता है? तो आपको याद रखना है असत्य, यानी जो झूठ है इसकी कभी भी जीत नहीं होगा। जीत बाबू किसका होगा? तो जो सत्य है उसी का जीत होता है। इसे आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन बोलेगा किसका जीत होता है, तो हमेशा सत्य का जीत होता है। और किसका जीत नहीं होता है, तो आपको याद रखना है असत्य कभी भी नहीं जीतता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? यानी हम लोगों के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आपको याद रखना है आलस्य। यानी जो आलस है ना, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आलस रहेगा ना, तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे और जीवन में बाबू हम एक अच्छा आदमी नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो आपको याद रखना है आलस। अगला क्वेश्चन आएगा कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो जो नीतिकार हैं यानी जो विद्वान लोग हैं वो आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीरेश्वर डैश का मंत्री था। अब आपको बताना है कि जो बीरेश्वर थे, यहां पे डैश छूट गया है, बीरेश्वर कहां के मंत्री थे, ये आपको बताना है। तो बीरेश्वर बाबू कहां के मंत्री थे? तो ये आपको याद रखना है मिथिला। मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे, जो बहुत ही दानी थे। ठीक है ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि जो बीरेश्वर है वो डैश का मंत्री है, यानी कहां का मंत्री है? तो बीरेश्वर जो है वो मिथिला के मंत्री हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, या इन्हें मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है विद्यापति। जो विद्यापति है ना, ये मैथिली भाषा के कवि हैं और इन्हें मैथिली कोकिला के भी नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दानवीर कौन था? यानी दानवीर बाबू कौन थे? तो आपको याद रखना है कर्ण। जो कर्ण थे ना बाबू, ये दानवीर थे। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दानी व्यक्ति है तो वो कौन है बाबू? आपको याद रखना है कर्ण। कर्ण जैसा दानी व्यक्ति कोई नहीं है। और कर्ण बाबू कहां किस पात्र के हैं? तो आपको याद रखना, आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे तो एक कर्ण का नाम आप लोग सुने होंगे और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कर्ण। तो जो कर्ण थे ना बाबू, ये दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन आएगा दानवीर कौन था? तो आपको याद रखना है दानवीर कर्ण थे। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? जो पटना नगर की पालिका देवी है ना, वो पटना की रक्षा करती हैं। आपको याद रखना है। तो पटना नगर की बाबू पालिका देवी कौन है? तो आपको याद रखना है पटन देवी। जो पटन देवी है ना, ये पटना नगर की पालिका देवी हैं और ये पटन देवी बाबू क्या करती हैं? तो पटना की रक्षा करती हैं। आपको याद रखना है। और इन्हें पटना में पूजा भी जाता है। इसे आपको याद रखना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी हैं, इनका नाम आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो कैमुदी महोत्सव है वो किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कैमुदी महोत्सव आपको याद रखना है, ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है ना, शरद यानी ठंडी के मौसम में मनाया जाता था। और ये कहां पे मनाया जाता था? तो ये पटना में मनाया जाता था कैमुदी महोत्सव। और कैमुदी महोत्सव किस तरह का महोत्सव था?
तो इस समय जो दुर्गा पूजा जैसे हम लोग मनाते हैं वैसे ही कैमुदी महोत्सव मनता था पटना में। और किसके शासनकाल में ये मनता था? तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है ना। गुप्त वंश के शासनकाल में बाबू ये कैमुदी महोत्सव मनता था। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनता था? शरद ऋतु में। कैमुदी महोत्सव किस त्योहार की तरह दिखता था? तो दुर्गा पूजा की तरह। कैमुदी महोत्सव बाबू कहां मनता था? तो पाटलिपुत्र में। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, यानी महाभारत में किस लेखिका का नाम मिलता है? ये सारा आपको पढ़ाया गया है। तो महाभारत में बाबू किस लेखिका का नाम मिलता है? तो आपको याद रखना है सुलभा। जो सुलभा है ना बाबू, आपको याद रखना है महाभारत में सुलभा नामक विद्वान का जो मतलब विद्वान है, इनका नाम मिलता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि महाभारत में किस लेखिका का नाम उल्लेख है? तो सुलभा का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जनक के सभा में कौन रहती थी? बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि जनक के सभा में कौन रहती थी। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जनक के सभा में गर्गी रहती थी, आपको याद रखना है। और महाभारत में किस लेखिका का, किस विदुषी यानी विद्वान पुरुष को बोला जाता है, विदुषी स्त्री को बोला जाता है, किस विदुषी का उल्लेख है? तो सुलभा का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में एक पूछता है और एक ऋग्वेद में पूछता है। तो ऋग्वेद बाबू बहुत ही बड़ा वेद है। तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे बड़ा है, तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। और जो अथर्ववेद है बाबू सबसे लास्ट वाला है, सबसे छोटा है, तो इसमें 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में कितना? तो ऋग्वेद में 24, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अथर्ववेद छोटा है, तो इसमें 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? यानी पुराने संस्कृति की पहचान कैसे होती है? तो संस्कारों से होता है। आप लोग देखे होंगे जो पुराने समय के जो लोग हैं अपने से बड़ों से कितना प्यार से बात करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है ना। तो पुराने जो संस्कृति है बाबू उसकी पहचान किससे होती है? तो आपको याद रखना है संस्कारों से, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे संस्कार थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? या क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो सत्य का मुंह है वो किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो आपको याद रखना है हिरमणेय पात्र, यानी सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। और इस सत्य के पात्र को हटाने के लिए बाबू किससे विनती की गई है? तो पुष्ण से, यानी प्रभु से की गई है। इसे आपको याद रखना, पुष्ण यानी प्रभु से की गई है सत्य पात्र को हटाने के लिए। तो 2 को क्वेश्चन आता है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरमणेय पात्र से। सत्य का मुंह जो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है उसको हटाने के लिए किससे विनती की गई है? तो पुष्ण यानी बाबू देवता से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? यानी जब आलसशाला में आग लगा तो कितने लोग बाबू सोए थे? आग देखकर नहीं भागे। तो आपको याद रखना है 4। जो 4 सच में आलसी थे वही आलसशाला में सोए थे, आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आलसशाला में कितने लोग सोए थे, तो 4 लोग सोए थे, इसे आपको याद रखना है। भारत भूमि पे जन्म लेने वाले लोगों का किससे तुलना की जाती है? जो भी व्यक्ति भारत के भूमि पे जन्म लेता है उसकी तुलना बाबू किससे की जाती है? तो उसकी जो तुलना है वो देवता से की जाती है। आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि भारत भूमि पे जन्म लेने वाले की तुलना किससे की जाती है? तो भारत भूमि पे जन्म लेने वाले लोगों की जो तुलना है ना वो देवता से की जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आग को गिरते देखकर कौन आलसियों को बाहर निकालने लगा? यानी जब आलसशाला में आग लगाया गया तो सारे आलसी आग देखकर, मतलब जो बनावटी आलसी थे आग देखकर भाग गए, लेकिन वहां पे 4 सच में आलसी सोए रह गए। अब ऊपर से आग का लौ गिर रहा था, तो एक नियोगी पुरुष थे, उनको लगा कि अगर इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जल के मर जाएंगे। तो ये नियोगी पुरुष क्या करते हैं? उन चारों आलसियों को बाहर निकालते हैं। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाले? तो आपको याद रखना है नियोगी पुरुष। और नियोगी पुरुष आलसियों को बाबू कैसे बाहर निकाले? तो केस पकड़ के खींच के, या ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो गुरु गोविंद सिंह है, जो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, इनका जन्म कहां पे हुआ था बाबू? पटना में हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए थे? बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलीग्राम उस समय क्या था बाबू? भगवान बुद्ध के समय पाटलीग्राम था। तो पाटलीग्राम में बाबू बार बार कौन आए थे?
पटना बार बार कौन आए थे? तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध। जो भगवान बुद्ध थे ये पाटलिपुत्र बार बार आए थे, और भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था बाबू? पाटलीग्राम। उस समय गांव हुआ करता था। तो भगवान बुद्ध ने बोला था कि ये जो गांव है आने वाले समय में महानगर बनेगा, किंतु इसे आग, भय और युद्ध का जो है ना खतरा वो हमेशा बना रहेगा। ये भगवान बुद्ध बोले थे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र या पटना में कौन बार बार आए यानी बहुत बार आए, तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसमें आप लोग बताइए कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो इसमें पटना का पुराना नाम पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है, पाटलीग्राम है। तो ये सब नाम पटना का है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? यानी सफेद रंग की सरस्वती किसे कहा गया है? ठीक है ना। तो सफेद सर्व शुक्ला सरस्वती यानी सफेद रंग की सरस्वती किन्हें कहा गया है? तो आप किसने कहा, सॉरी किसने कहा? तो आपको याद रखना है दांडी। जो दांडी थे ना वो नहीं देखे थे कि जो विजयांका है वो सावली कलर की हैं, लेकिन ये गलती से बोल देते हैं सरस्वती शुक्ला। किसे बोले हैं? तो ये बोले हैं विजयांका को। विजयांका सावली कलर की थी, लेकिन ये गलती से बोल देते हैं दांडी सरस्वती शुक्ला यानी सफेद रंग की सरस्वती। ठीक है ना। तो ये गलती से दांडी बोले थे, आपको याद रखना है। किसको बोले थे? तो विजयांका को बोले थे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सरस्वती शुक्ला किसने कहा? तो सरस्वती शुक्ला, यहां पे शुक्ला छूट गया है। सरस्वती सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा, किसने कहा? तो दांडी ने कहा। किसे कहा? तो विजयांका को कहा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? अगर आप सत्य मार्ग पे चलिएगा तो आप कहां पहुंच जाइएगा? तो सत्य मार्ग से बाबू रास्ता कहां जाता है? तो देवलोक। देवलोक बाबू किसे कहा जाता है? तो जहां पे देवता रहते हैं उसे देवलोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आप लोग कर्ण का नाम सुने होंगे, और जो कर्ण थे वो बहुत ही दानी व्यक्ति थे, आपको याद रखना है। और जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, किसके तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? तो आपको याद रखना है कौरवों के पक्ष से। किधर से लड़ रहे थे युद्ध? कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अब आपको बताना है आलसशाला में भाई आग लगा दिया गया। आलसशाला में आग क्यों लगाया गया? तो असली आलसियों की पहचान के लिए, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है। तो आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया, ताकि पता चल सके कि कितने असली आलसी हैं और कितने नकली आलसी हैं। आलसशाला में जैसे ही आग लगाया गया, जो बनावटी आलसी हैं वो आग को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देवतागण क्या गाते हैं? यानी जो देवता लोग हैं वो क्या गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। देवता लोग क्या गाते हैं बाबू? देवता लोग गीत गाते हैं। किस देश का गीत गाते हैं? तो आपको याद रखना है भारत। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं। तो देवता लोग जो हैं आपको याद रखना है ये भारत के गीत गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। गीत गाना का मतलब होता है बड़ाई करना, यानी देवता लोग किस देश का बड़ाई करते हैं। गीत गाना यानी बड़ाई करना। किस देश का गीत गाते हैं यानी किस देश का बड़ाई करते हैं? तो अपने देश भारत का। देवता लोग कहां बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपने देश भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नदियां हैं वो नाम और रूप को छोड़ के किस में मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिलती है? समुद्र में मिलती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो नदियां हैं वो समुंदर में क्या छोड़ के मिलती है? तो नदियां समुंदर में बाबू क्या छोड़ के मिलती है? तो नाम और रूप। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम और रूप। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि नदियां समुंदर में क्या छोड़ के मिलती हैं? तो नाम और रूप को छोड़ के मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या छुपा हुआ है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में बाबू क्या रहता है? आत्मा। जो आत्मा है बाबू कहां पे रहता है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहता है। और आत्मा जब तक शरीर में है शरीर काम करता है, और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलता है शरीर बाबू किसी काम का नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? यानी जो मेगास्थनीज थे ये कहां के राजदूत थे? तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। और ये किसके समय में भारत आए थे? तो ये मेगास्थनीज के समय में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि भगवान कहां जन्म लेना चाहते हैं? यानी जो भगवान है बाबू ये जन्म कहां लेना चाहते हैं?
हैं, किस देश में जन्म लेना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है अपने देश भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना पूछे बोलने वाले को क्या बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो बिना पूछे बाबू बोलने वाला कौन होता है? तो एक आदमी को आप लोग देखते होंगे, जहां 10 आदमी होगा तो वहां पे एक आदमी भचर भचर बोलता है, खूब अपने आप को ओवर स्मार्ट बनता है, तो वैसे लोगों को मूर्ख बोला जाता है। देखिए लिखा गया बिना पूछे, यानी उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन वो अपना मतलब बड़ाई हाँकता है या बहुत तेज तेज बनता है, ठीक है ना। तो बिना पूछे बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो बिना पूछे बोलने वाले को बोला जाता है मूर्ख। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो आलसियों की परीक्षा बाबू क्या लगाकर लिया गया? आग लगाकर लिया गया। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, आग लगा दिया गया आलसशाला में। अगला क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? भाई आलसशाला में तो आग लगाया गया, लेकिन आलसशाला में आग कब लगाया गया? तो जब सब आलसी सो रहे थे, जब सब आलसी सो रहे थे तब भी आलसशाला में आग लगाया गया। वास्तविक आलसी कितने थे बाबू? तो आपको याद रखना है चार, चार सच में आलसी थे, आपको याद रखना है जो नहीं भागे। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पटना का इतिहास है ये 2500 वर्ष पुराना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्मी यानी रुपया धन दौलत। लक्ष्मी किनके पास जाती है? पैसा बाबू किसके पास जाता है? तो जो उद्योगी पुरुष हो, उद्योगी का मतलब होता है जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, जो मेहनत करना चाहता है, उसी के पास लक्ष्मी जाती है, आपको याद रखना है। तो लक्ष्मी किनके पास जाती है? तो आपको याद रखना है परिश्रमी। परिश्रमी को संस्कृत में क्या बोला जाता है? उद्योगी। उद्योगी पुरुष के पास यानी परिश्रमी पुरुष के पास। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आपको याद रखना है गांधी सेतु। गांधी सेतु बाबू कहां पे है? तो बिहार के पटना में है, और ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसे आपको याद रखना है। स्त्रियों के गति कौन है? गति का मतलब होता है रक्षक। स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? तो उनके पति होते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घर की ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा कौन है बाबू? स्त्रियां हैं, आपको याद रखना है। घर की लक्ष्मी कौन है? ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां हैं, आपको याद रखना है। संस्कार कितने होते हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है, शुरू में ही बताए थे कि संस्कार इतना होता है और संस्कार को इतने भागों में बांटा जाता है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है संस्कार कितने होते हैं, या पूछ देगा भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो भारतीय संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? भारतीय संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं, और इस 16 संस्कार को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इस 16 संस्कार को 5 वर्गों में बांटा जाता है। यहां पे हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये क्वेश्चन हर हालत में याद रखना होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे दीजिएगा। आइए हम आपको सिखाते हैं ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है। लेकिन आप लोग ये 50 के 50 क्वेश्चन बाबू आपको आज ही एकदम याद होना चाहिए। आपके पास गूगल या क्रोम है तो उसे आप लोग ओपन कर लीजिएगा, इस प्रकार होता है, ठीक है। गूगल ओपन कर लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है ASK क्लास। ASK क्लास आपको लिख देना, लिखा गया। अब आपको यहां पे सर्च मिलता है, सर्च आप लोग कर दीजिएगा। यहां पे आ जाएगा आपका, देखिए लिखा हुआ होम आस्क क्लास, यहां पे इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, ये वाला जो पेज है ना बाबू आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे विज्ञान का टेस्ट लिए थे, इसका आपको टेस्ट देना है, ठीक है ना। विज्ञान का आपको टेस्ट लेना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, ये पोस्ट ओपन होगा। आपको नीचे से ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। नीचे आइएगा ना, तो ये आपको पीला कलर का बॉक्स ढूंढना है। पीला कलर का बॉक्स ढूंढेगा, यहां पे स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। आप लोग क्या करिएगा, जो भी आपका नाम है वो आपको यहां पे नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख के दिखाते हैं। थोड़ा सा यहां पे ये काम नहीं कर रहा है इसका कीबोर्ड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फिर से इसे खोलते हैं। काम नहीं कर रहा था कीबोर्ड, एक सेकेंड। स्टार्ट वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए नाम तो भाई आजा भाई कीबोर्ड। अच्छा इधर वाला काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, इसको पहले काटना पड़ेगा।
इसको काटना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है, देखिए अब आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है ASK, फिर जो भी आपका नाम है आप लोग यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। नाम लिखने के बाद आ गया क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो सही होगा वो आपको सही बताएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जो भी आपको सही लगे। बैटरी से दिष्ट धारा निकलता है, लेकिन प्रत्यावर्ती पे ठीक करेंगे गलत हो जाएगा। तो जो आपका गलत होगा वो गलत बताएगा, जो सही होगा वो आपको सही बताएगा। तो ऐसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, यहाँ पे सभी विषयों का भी टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन ये 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।